टॉपिक लिखिएगा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आइए सभी लोग बेटा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सब लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, ये है सेल, दिख रहा है सबको? क्या है? सेल। सेल के साथ सर्किट में कनेक्टेड होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सुन रहे हो? एक एमीटर कनेक्ट कर लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक की लगा दी। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एक वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सर्किट है, ठीक है, सिंपल सर्किट है। अभी इस सर्किट में की ऑफ है, दिख रहा है सबको? की है ऑफ। की ऑफ होने का मतलब ये होता है कि नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। इस सेल से कोई करंट नहीं मिला हमको, ठीक है। अब इन सब चीजों का मतलब समझ लीजिएगा आप लोग। दिख रहा है सबको? ये जो हिस्सा है सेल और छोटा आर, सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनल सर्किट। एक सेल के, ये जो हमने बाहर स्मॉल आर लगा रखा है, ये एक्चुअली में सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंटरनल सर्किट, ठीक है। की लगा रखी है, जब तक की हम ऑन नहीं करेंगे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी क्या की है? की ऑफ है। की ऑफ है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई करंट नहीं फ्लो करता है और की ऑफ होती है तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं, खुला सर्किट। और जब सर्किट खुला होगा तो कहां से करंट फ्लो करेगा? दिवाली आ रही है, आप लोग जो है वो तार वार लगाओगे ना, तो कहीं से तार खुल जाएगी तो उसका मतलब वो जलेगा नहीं, क्या कहते हैं उसको? झालर। झालर, ठीक है। तो अब देखो बेटा सब लोग, यहां तक समझ में आ गया? इस सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? जिसे कहते हैं ईएमएफ ई। भाई आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक सेल जो होता है वो कैथोड और एनोड से बनता है, सबने पढ़ा है ये चीज। एक तरफ इधर होता है एनोड, इधर क्या होता है? कैथोड होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, ये आपका एनोड, ये क्या हो गया? कैथोड। इनसे आपस में कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर लगा दो या जो लगाना हो वो लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दिए, देख रहे हो जन? अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रखा होता था। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पास होती थी, है ना। और अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास होती थी, है ना, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट था तो करंट फ्लो नहीं करता था, सही है। फिलहाल एक ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ये आपका एनोड हो गया, ये क्या हो गया? अब आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, पहले तो यहां पे क्या था? एनाइन। एनाइन, सुन रहे हो सब लोग? एनोड की तरफ माइग्रेट करते थे और एनोड पे जाके, इधर देखिए बेटा क्या लिख रही है? एनाइन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते थे? न्यूट्रल एटम हो जाते थे। यहाँ एनाइन जाता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल एटम होता था। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाता था, इलेक्ट्रॉन जाते थे एनोड से कैथोड।
और आपको पता है कि करंट जो है वो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, कैथोड से एनोड। बात समझ में आई? अब ये जो बड़ा वाला आपको डंडा दिख रहा है ये एनोड है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये बड़ा डंडा कौन सा दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटा डंडा दिख रहा है ये क्या है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। नहीं समझ में आया? अब सेल के अंदर सुनना सब लोग, इस सेल के अंदर इतनी सी जगह पे ये एनोड ये कैथोड, करंट कहां से कहां जाता है, कैथोड से एनोड। क्लियर रखना अपने कंसेप्ट को। सेल के अंदर करंट जो है इस वाले छोटे हिस्से से यहां जाएगा इधर, तो करंट ये गया, लेकिन करंट भी तब जाएगा जब हम की ऑन करेंगे। फिलहाल इन जनरल बात मैं बता रहा हूं आपको। करंट देने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो ई के द्वारा पता चलेगी हम लोगों को, ठीक है। अभी की ऑन नहीं है, इस सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। हम बस समझाना क्या चाह रहे थे आपको कि करंट जो है सेल के अंदर कैथोड से एनोड जाता है। जब करंट यहां से यहां जाएगा तो सर्किट के जो बाहर करंट फ्लो करेगा वो यहां से यहां करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यूनी डायरेक्शनल करंट है ये। कौन सा डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और यूनी डायरेक्शनल करंट को डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो करता है, कैथोड से एनोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। लेकिन सर्किट के बाहर, मतलब सेल के बाहर करंट पॉजिटिव से होता हुआ जाएगा। देखो ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में तो है, बस अंदर जो है सेल के वो नेगेटिव से पॉजिटिव और सेल के बाहर वो पॉजिटिव से नेगेटिव। बोलो बात समझ आई? ये तब का खेल है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। फिलहाल हमको ये सब समझाना नहीं था आपको, सब बेसिक बातें। फिलहाल टॉपिक क्या डाला है हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि भैया जब इस सेल से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, when no current is drawn from the cell, that is circuit is open, तो इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नमन भैया, वो इस सेल का ईएमएफ कहलाएगा। सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को ही सेल का क्या कहा जाएगा? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पिछले पार्ट में याद है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। याद आ रहा है? रिवाइज करके आए हो, अच्छी बात है। तो लिखो ईएमएफ के बारे में। When no current is drawn from the cell, when no current is drawn from the cell, that is, when no current is drawn from the cell, that is, when the cell is in open circuit, that is, when the cell is in open circuit, ठीक है, कॉमा, the potential difference produced, the potential difference produced by the chemical reaction, the potential difference produced by the chemical reaction, the potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell, the potential difference produced by the terminals, potential difference produced by the chemical reaction between the terminals of the cell is called EMF, is called EMF. फील आया? थोड़ा और फील कराएं?
देखो हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा, नजरें बोर्ड पर रखो। आने के थोड़ा हमने क्या कहा था, बहुत एकदम क्लियर रखिएगा अपने आप को, आपको जिंदगी भर काम देगी ये चीज। हमने क्या कहा था, इधर यहाँ क्या था, ये एनोड, यहाँ क्या था, ये कनेक्टिंग वायर, यहाँ क्या लगा दिया, वो करंट डिटेक्ट करने के लिए, सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। यहाँ एनाइन और ये क्या रहा आपका, आप लोगों को पता है कि एनाइंस एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, तो एनाइंस खूब सारे जब एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे तो यहाँ खूब सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। कैटायंस कहाँ माइग्रेट करते हैं, कैथोड की तरफ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ना। क्या डेवलप हो भाई, यहाँ नेगेटिव खूब सारा, यहाँ पॉजिटिव खूब सारा, मतलब एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो गया ना। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, जो कि कैथोड से एनोड जाएगा, इधर से इधर जाएगा। लेकिन कब काम करेगा ये, जब हम ये की को ऑन कर देंगे, जब रिएक्शन शुरू होगी। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, पर हो नहीं रहा है कुछ। आगे समझ में, ठीक है। अब हम इसी के बगल में क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग ईएमएफ का। देखो बेटा, ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ का भी यही फॉर्मूला होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है। यूनिट क्या होगी ईएमएफ की, वोल्ट, एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होगी। नहीं समझ पाए, फिर लिखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। इसको यार खिड़की जरा खोल दो थोड़ी सी, इधर वाली, बस सहमत है, बदल दो थोड़ी सी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। देखो पहला, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरा ऑफ इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड किससे बना है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। केवल दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एनोड और कैथोड काहे के हैं, और सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नेचर क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया है। बेटा बताइए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग। तो नेचर ऑफ एनोड कैथोड पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोलाइट यूज पे भी डिपेंड करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोड का शेप क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है, या इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि किन पे इंडिपेंडेंट है। ईएमएफ ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, the distance between the electrodes and the area of cross section of the electrode। देखना है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें भी, ये भी, लेकिन तुम समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। ये डायग्राम बना लो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सब पता है ना। चलो लिख लिया। इसके बाद लिखिए बेटा, लिखो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। डायग्राम बना लिया ना, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। देखो
हाँ बेटा देखो, अब हुआ क्या, सब लोग इधर बोर्ड पे देखिएगा बेटा। की ऑन कर दी गई अब की बार, सही है। की ऑन करने का मतलब ये हो गया सर्किट क्लोज्ड हो गया। और अमन, क्लोज सर्किट का मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द, हाँ करंट फ्लो करेगा। झटका लगेगा, अगर पकड़ोगे झटका लगेगा। इधर देखो, इधर करंट फ्लो करेगा आपकी बार, और इस सेल का जो ईएमएफ है वो है ई, सही है। इस ई में से जैसे मान लो कि भाई ई है 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, तो उस ई की वजह से यहाँ पे सेल में करंट फ्लो करेगा ना सर्किट में। करंट का कुछ, करंट जब इस छोटे आर से टकराएगा, बेटा समझो मैं क्या कह रहा हूं, कॉपी में मत देखो। इस ई का कुछ हिस्सा ये आर खा जाएगा। मान लो 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट कौन खा गया, ये आर खा गया, तो बचा कितना वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही इस डॉट 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 मतलब इंटरनल सर्किट से बाहर निकलेगा। मतलब इन एंड्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट का होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, मतलब एक्सटर्नल सर्किट के पास जाएगा। तो जो वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट के पास जाएगा उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, नहीं समझ पाए। 12 वोल्ट ईएमएफ था, जिसमें से 2 वोल्ट कौन खा गया, आर इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, सही है। बचा कितना वोल्ट, 10 वोल्ट ही इस रेजिस्टर के पास गया। और इस वोल्टमीटर का काम ही यही है कि इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वो वोल्टेज नापा जाए। आ गया। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होते तो उस हिसाब से काम होता। हाँ बेटा बोलिए। V का अभी कोई काम नहीं, करंट यहीं से जाएगा। हाँ, अब इसका मतलब भी एक ओए, हम समझा रहे। इधर देखो, मान लो कि करंट यहां से फ्लो करना शुरू करता है, करंट ऐसे जाएगा आई, करंट यहां गया, करंट किसने मेजर किसने किया, करंट एमीटर ने करंट नाप लिया। अब करंट के पास यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो या तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा ही जाएगा, और एक रास्ता किसके पास जाने का है। लेकिन ये जो वोल्टमीटर हमने इस्तेमाल किया है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर है ये थोड़ी ऊपर की बात हो गई 10 से, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी ये आइडियल वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो करंट इतना रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे, करंट यहाँ से ना जाके सीधा निकल के कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, बिल्कुल यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता तो ये यहाँ आता, करंट इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये सीधे से यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये I जो है इस R से टकराएगा, I और R ही वो 2 वोल्ट है जो 12 में से कम हुआ था और 10 यहाँ गया था। नहीं समझ पाए, कहाँ पे, नहीं करंट जब निकलेगा अपने घर से तो ये सोच के निकलेगा कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ कम नहीं होगा। ये करंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में गए, रेजिस्टेंस हुआ कम हो गया, रेजिस्टेंस हुआ कम, ऐसा नहीं होता है। वो घर से सोच के निकलेगा, सेल से, कि वहां इतना रेजिस्टेंस है तो हम उतना ही निकलेंगे, मतलब इसको ध्यान में रख के निकलेगा। तो ऐसी कहने की बात है, बाकी होता है ऐसे। देखो वोल्ट क्या टॉपिक डाला, टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन लिखो। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, when current is drawn from the cell, that is when the cell is in closed circuit, ठीक है, when the cell is in closed circuit, the potential difference between the electrodes of cell,
the potential difference between the electrodes of cell, the potential difference between the electrodes of cell by cathode anode is called terminal voltage. Between the electrodes of cell is called terminal voltage. इसका भी यही फॉर्मूला होता है, इसको V से डिनोट करते हैं ना, तो V का भी वही फॉर्मूला होगा W/Q, बस ये वर्क अलग होगा, वो वर्क अलग होगा, यूनिट भी वही होगी, वोल्ट। आ गया सबको समझ में? नमन भैया समझ आ रहा है? वोल्टमीटर का काम देखो पैरेलल में है ना दोनों, जितना वोल्टेज इस पे होगा उतना ही इस पे होगा। अभी मैं एक सीरीज पैरेलल वाला टॉपिक आएगा ना, तो हाँ पैरेलल में लगाया जाता है, इसलिए लगाते हैं ताकि जो वोल्टेज इस पे आएगा वही इस पे होगा, पैरेलल पे वोल्टेज सेम रहता है। अभी टॉपिक आएगा, सीरीज में वोल्टेज अलग होता है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाइए। एमीटर क्या नापता है? करंट। वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाइए। वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाइए, ठीक है। जब बता रहे होते हैं तो सुना करो भाई, कुछ लोग तो अपने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ किया करते हैं। चलो देखो, इसके बाद देखिएगा बेटा, नजरें बोर्ड पे रखो, नजरें बोर्ड पे रखो। कितना दिया गया था सेल को? ईएमएफ ई, ईएमएफ दिया गया था 12 वोल्ट। एक जनरल ऐसे बोला हूं, ई में से 2 वोल्ट कौन खा गया? स्मॉल आर खा गया, तो बचा कितना? तो ये जो 10 वोल्ट है ये है टर्मिनल वोल्टेज। यही वोल्टेज जो है इस सेल से बाहर निकल के यहां जाएगा, और रीडिंग भी इसकी यही है। 12 वोल्ट क्या दिया गया? ईएमएफ, और ये 2 वोल्ट कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं छोटा वी। नहीं समझ पाए? छोटा वी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप या बैक ईएमएफ, इसी को कहते हैं बैक ईएमएफ। मतलब 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट जो खा गया, तो बचा कितना वोल्ट? 10। अब V इक्वल टू, नजरे बोर्ड पे रखो, E माइनस ये छोटा v किसके आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो छोटा v इक्वल टू I इंटू छोटा I इंटू, तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्लियर रखना अपने आप को। मयंक ये भी कहाँ जाएगा? हाँ इधर आएगा। ओहो इधर जाएगा, इधर आएगा, कहीं तो जाएगा। खोपड़ी को जाओ, माथा फोड़ो, सर्किट में जाएगा। ये V जो है सेल से बाहर निकल के एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। ये E था इसका ओरिजिनल ईएमएफ, I करंट, R इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए भैया? यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट उसमें जाएगा। अब इसी में एक और बात सुनो, नजरे बोर्ड पर रखो। पहले ये डायग्राम बना लिए हो? बना लो, बनाए कि नहीं बताओ? हाँ आजा, डायग्राम हटा रहे हैं। देखो बेटा, भैया लोगों देख लो, तो ये फॉर्मूला हमने बताया V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। सताक्षी देखिए इधर, ये V किस पे जा रहा था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। और बेटा सुनो, ऑल्सो उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू आई आर भी होता है। V इक्वल टू भाई चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात तो वही। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो आई आर इक्वल टू E माइनस आई आर। आई आर इधर ले आओ,
आई आर प्लस आई आर इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से क्या कॉमन आ गया, बड़ा आर प्लस छोटा आर इक्वल टू, तो आई का फॉर्मूला बन गया ई अपॉन बड़ा आर प्लस, एक ये फॉर्मूला आप लोग सही से लिखो, एक ये फॉर्मूला, ये दोनों तो रट लो एकदम, डेरिवेशन से आपका मतलब नहीं, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है। हाँ बेटा देखो, जैसे आपको बताएं, अगर देखो हो सकता है ये काम आए, हो सकता है ना काम आए, हम बता दे रहे हैं, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सुन रहे हो, तो यही वाला फॉर्मूला जो बताया V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर काम आएगा। लेकिन अगर सेल की चार्जिंग हो रही है तो यहीं पे प्लस हो जाएगा, चार्जिंग के समय वोल्टेज बढ़ने लगता है करंट रिवर्स होने की वजह से, ठीक है, पता नहीं काम आएगा कि नहीं है, न्यूमेरिकल है कि नहीं फिलहाल। और सुनो, डिस्चार्जिंग के समय करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के कहां जाता है, सर्किट के बाहर, अंदर तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के समय पलट जाता है मामला, वो उल्टा हो जाता है, हाँ ऐसे, अंदर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर नेगेटिव से, मतलब रिवर्स हो जाएगा, समझ गए, ये लिख लो समझ। ट्रिग्नो लगाते रहिएगा, बातें करने से अच्छा है ट्रिग्नो लगाइए का, ठीक है। एक एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का 2-2 3-3 बार घर पे लगाओ, जब तक हम ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जब तक रट ना जाए सवाल, रात में सपने ना आ जाए ट्रिग्नो के, तब तक लगा। टीचर पीरियड में हाँ हम सर से अपने गए कि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा लिए, हाँ वो लगा लिए, हम उनको चैलेंज कर दें, तो उस टाइम अच्छा हमको ले रहे हैं करके ले आओगे, कल तुमको 50 सारी चॉकलेट देंगे, हाँ भैया हम कहे सर यही कर दे, कहे नहीं घर से करके लाना, जो कल चॉकलेट है, आओ लिखो तो बेटा, देखो अगर आप लोगों से ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस पूछे तो बता दोगे, इसकी डेफिनेशन लिख देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना, बस दोनों की यूनिट सेम होती है तो मत लिखना, ठीक है। देखो दोनों की डेफिनेशन लिख दो, इधर देखिए अर्चिका, देखिए बेटा, इसमें लिखना कि ईएमएफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा डिस्चार्जिंग के समय, ई की वैल्यू V से क्या होती है, बड़ी डिस्चार्जिंग के समय, और V की वैल्यू E से छोटी होती है डिस्चार्जिंग के समय, और चार्जिंग में उल्टा हो जाता है। बस ये डिफरेंस आप लोग घर पे लिख लीजिएगा, कर लोगे, ठीक है, लिख लो ताकि याद रहे कि डिफरेंस घर पे लिखना है। Difference between EMF and terminal voltage homework। हाँ तो इसके बाद टॉपिक डालो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, वही इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, स्मॉल आर। देखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, the resistance offered by the electrolyte inside the cell, the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current,
द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ, मतलब जहां वो एनोड कैथोड रखे थे, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट था, तो इलेक्ट्रोलाइट ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कितना ऑफर करेगा? छोटा। यूनिट क्या होगी? ओम। रेजिस्टेंस की ओम ही होती है। आई देखो बेटा, अब हमको बताएंगे नमन भैया, गुरुदेव भैया बताएंगे। नमन भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? चार्ट हो बता दो नमन भैया। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ भैया, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? भूल गए। पढ़े कब जो भूल गए? आए कहाँ थे आप 3 दिन? आदर्श भैया आप बताओ। टेम्परेचर, एक आदर्श ने बताया टेम्परेचर, करेक्ट। बेटा मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता है। सही है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। मटेरियल, बहुत बढ़िया, आदर्श ने कहा कि मटेरियल, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर का सही। और बोल लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक और बताओ आदर्श। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। सुनो, बहुत बढ़िया आदर्श। इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे? बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो तापमान, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तापमान बढ़ने से अंदरूनी रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरी चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा था। लेंथ किसकी थी? कंडक्टर की। ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन वही एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड्स की दूरी बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर तीसरा, ये एरिया ऑफ कंडक्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नहीं समझ में आया? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चौथा और आखिरी, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे देखो बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल था, यहां पे भी क्या होगा? नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो। अगला टॉपिक डालिए, लिखिए। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अरे नालायको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी जो हमने अमन सेल बनाया था, एक सर्किट बनाया था, उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जिसके पैरेलल में वोल्टेज लगाया था, वोल्टमीटर लगाया था। अब अगर वैसे वैष्णवी कई सारे रेजिस्टर्स लगा दिए जाएं, मतलब देखो जैसे ये दिया गया क्या, ये EMF, सुन रहे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, ये की लगा दी गई, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर लगा दिए हमने, की लगा दी। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। सब लोग देख रहे हो? EMF कितना दिया गया? E। इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, अभी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ना के बराबर। देखो यहां से करंट निकलेगा I, यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा, और यही करंट, तीनों में करंट सेम जाएगा, सीरीज में करंट सेम जाता है। अब देखना भैया टिश्यू, करंट जब इसमें जाएगा तो I इंटू R1 का वोल्टेज क्रिएट करेगा यहाँ पे V1,
I इंटू R2 का वोल्टेज क्रिएट करेगा V2 और I इंटू R3 का वोल्टेज क्रिएट करेगा V3। मतलब ये जो आपने EMF दिया था E, मान लो EMF दिया था आपने 24 वोल्ट, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा 10 यहाँ, 12 यहाँ, 2 जो भी बचा 2 यहाँ, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस कितना कितना है। नहीं समझ पाए मेरी बात? मतलब ये जो E है, यही E 3 हिस्सों में बढ़ गया, V1, V2, V3। V1 मतलब IR1, V2 मतलब I, और E इज I इंटू टोटल R, I दिया टोटल R, और ये तभी यूज कर सकते हो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर हो। इस बात का बहुत खास ध्यान देना, समझ मेरी बात? तो I कॉमन लेके कट गया, तो बड़ा R विल बी R1 प्लस R2 प्लस ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला इन सीरीज। नहीं, अब उसमें कैच है, वो भी समझा रहे हैं भैया। पहले बताओ ये समझ आया? अंशिका समझ आया बेटा? आ गया? पीछे बेटा अंशिका, इधर ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब मत होइए, है कोई जितना डिस्टर्ब करे। इधर देखिए, अब EMF E है, अब हम क्या करें? देखो ये EMF E और ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, सुन रहे हो? ये लगा दिए रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, जितने चाहो उतने लगाओ। यहाँ की लगा दी गई, की है ऑन, सर्किट है क्लोज, करंट आया I, ये R1, ये R2 और ये R3। अब इस E का कुछ हिस्सा कौन खा जाएगा? स्मॉल r, और बचा हुआ हिस्सा V होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो इनमें और इनमें बटेगा। तो पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा V इक्वल टू E माइनस IR लगा के कि V बचा कितना। मान लो 24 वोल्ट दिया गया, यहाँ 24 दिया गया था, तो यही 24 इसमें में बढ़ गया था, जितना भी बटा वो अलग अलग या सेम। लेकिन यहाँ अगर 24 दोगे तो 24 नहीं बटेगा, यहाँ नमन कम बटेगा, क्योंकि ये खा गया होगा कुछ। तो कितना खा गया? IR, बचा कितना? अब यही V इसमें V1 बन जाएगा, इसमें V2 बन जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा? तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V1 को IR1, IR2, और V को क्या लिखा? I कट गया, R आ गया R1 प्लस R2 प्लस, नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये होगा, एक्सटर्नल अलग, ठीक है? इसमें ये जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन वो सर्किट करे इसमें। समझ गए सब लोग? हाँ, अब 100 रुपए की पिक्चर के लिए हम 1500 का तेल डलवाएं। बात तो वही है। हाँ भाई, चलो इधर नजरें इधर रखो। तो आप लोग सीरीज वाला फॉर्मूला समझ गए? सिंपल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, सीरीज हो गया। अब लिखो इन पैरेलल। इन, अमन शांत रहो बेटा, इन पैरेलल। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो, जैसे ये हमने दिया E, क्या दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस लें कि ना लें? अगर लोगे तो E का V वाला हिस्सा ही इधर जाएगा, और नहीं लोगे तो यही जाएगा। तो छोड़ो, ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में क्या है? पैरेलल।
देखना है, समझ लेना एक बारी में। ये 3 रेजिस्टर्स आपस में आपकी पैरेलल लगा दिए गए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये I है, इस I को 3 हिस्सों में आपकी बांट दो। I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा और I3 इसमें जाएगा। सुन रहे हो बेटा, अखंडा इधर देखो। और ये जो E है, यही E इस पे होगा, यही E इस पे होगा, यही E इस पे होगा, है ना। लेकिन अगर आपने V दिया है वोल्टेज, अगर यहां क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इस पे जाएगा, V इस पे जाएगा, V इस पे जाएगा। क्यों V जाएगा, समझ गए? क्योंकि E का कुछ हिस्सा जो है ये खा गया और बचा क्या, V ही तीनों पे जाएगा। तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब हमको ये बताइए, टोटल I कितना है, I किसमें बढ़ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 में बढ़ गया। I1 का फॉर्मूला V/R1, I2 का फॉर्मूला I3 का, समझ गए? और टोटल I का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो V कॉमन एक काट दो तो बचेगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। आ गया समझ में?